हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ कैपेबिलिटी और अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इन गैसियस स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में से, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, Na पॉजिटिव, सॉरी Na नॉट पॉजिटिव, सोडियम। अब सोडियम के हमें पता है क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें क्या होता है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है अपना, ये क्या है, अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये अपना न्यूक्लियस है सोडियम का, और यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे अपने 8 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, और ये वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है, इसका न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं कर पा रहा, तो ये क्या है, लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से। तो ये क्या होगा, अगर इसको बाहर से कहीं एनर्जी मिली तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि गैसियस स्टेट के अंदर अगर लूजली बाउंड कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको लूज कर देगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऐड करनी थी, गैसियस स्टेट में से वो इलेक्ट्रॉन निकल के, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इसको बोलते हैं। अब हम करेंगे इसके व्हाट आर द फैक्टर अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमारा पहला फैक्टर है नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू साइज। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जितना छोटा अपना साइज होगा, मतलब कोई भी एटम होगा, जितना छोटा उसका साइज होगा तो उतने नंबर ऑफ शेल है उतने ही कम होंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास में ये न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड अपने पास में यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 4 नंबर ऑफ शेल्स है। तो नंबर ऑफ शेल यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं, 4 है। अब क्या होता है कि ये न्यूक्लियर चार्ज, इसमें क्या होगा, ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये वाले जो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कहीं पे भी नहीं जाने देगा। और अगर यहाँ पे ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, अपनी ज़्यादा होगी। अगर इसकी बात करें हम इस वाले में, इसमें नंबर ऑफ शेल्स अपने कितने हैं, 4 है, जिसमें क्या होता है 4 नंबर ऑफ शेल होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, इस वाले जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है, कम है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होने की वजह से यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो मतलब सिंपल फंडा है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल किस पे डिपेंड करता है, साइज के ऊपर। साइज जितना छोटा होगा वहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ शेल्स अपने इंक्रीज कर गए, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज करने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं कर पाएंगे, और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट पड़ता है नंबर ऑफ शेल का यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। आई होप सबको क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या होता है कि हम बोल सकते हैं ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज
मतलब जेड इफेक्टिव का क्या मतलब है यहाँ पे, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा अपनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि मान लो अपने पास में यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे अपने पास में 2 शेल्स है, तो 2 शेल्स है, यहाँ पे अपने पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये मतलब साइज यहाँ पे क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी टाइटली ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं है। तो यही इफेक्ट पड़ता है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा या फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा अपनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इस पे क्या इफेक्ट है अपना सीधा सा, आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन है ना टाइटली बाउंड होगा, वहाँ से हम इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर ये अपना कौन सा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमारा थर्ड इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी पे, अब हम ये देखते हैं। शील्डिंग इफेक्ट जानने से पहले हम देखते हैं शील्डिंग होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट होता है क्या है। तो अगर मैं कहूँ आपको, यहाँ पे अपना कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पर सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट बताऊंगी। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, यहाँ पे अपना क्या है, पहले हम शील्डिंग इफेक्ट देख लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है कि सेंटर में अपने न्यूक्लियस है, उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉन शेल है, फिर सेकंड शेल है, ये फिर अपना थर्ड शेल है, और ये वाला अपना फोर्थ शेल है। ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, और ये वाला फोर्थ शेल। अब इसमें क्या होता है कि मान लो जो फर्स्ट वाला शेल है उसमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है। न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज को फील कर पाएगा, और क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज को जैसे ही फील करेगा तो ये क्या करेगा, अंदर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। अंदर की साइड शिफ्ट होने की वजह से इसका साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अपने सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब क्या होता है कि जैसे अब सेकंड शेल के अंदर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो इसके सामने है ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये जाना तो चाह रहा है आगे, बट ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण आगे नहीं जा पाएगा। और ये वाला क्या करेगा, सेम यहाँ पे भी जाना चाह रहा है आगे, बट आगे नहीं जा पाएगा। तो अगर मान लो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, फील कर रहा है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर चार्ज को फील कर रहा है, इस साइड भी न्यूक्लियर चार्ज को फील कर रहा है, यहाँ पे भी, और इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को फील नहीं कर पा रहा। तो ये क्या करेगा,
कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतनी नहीं होगी जितनी थर्ड शेल या फोर्थ शेल में होगी। तो इसमें ये क्या करेगा, ये हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अपना जो सेकंड शेल है वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो यहाँ पर अपना सेकंड शेल है वो न्यूक्लियर चार्ज को फील कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब थर्ड शेल में क्या होगा, अब अपने पास में थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये यहाँ पर अपने पास में थर्ड शेल है, थर्ड शेल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या चाहते हैं कि हम भी न्यूक्लियर चार्ज को क्या करें, फील करें। फिर ये क्या कर रहे हैं, बट फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक शेल प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे इनको रिपेल कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, ये जाने तो चाहिए थे आगे की तरफ, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये क्या कर जाएंगे, बैक साइड पे पुश हो जाएंगे। यहाँ पे सेकंड शेल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से थर्ड शेल को पीछे की तरफ धकेल दिया। ऐसे ही फोर्थ शेल में अपने मान लो ऐसे ही हमारे फोर्थ शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से पीछे की तरफ खिसक जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा अपना आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। अब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर अट्रैक्शन के। हमने देखा था अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। बट इसके अंदर क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। अगर यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो अपना क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से अपनी आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। इसमें क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट में लूजली बाउंड हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर चार्ज को फील ही नहीं कर पा रहा। अगर न्यूक्लियर चार्ज को फील नहीं कर पा रहा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा तो उसको कहीं से बाहर से एनर्जी मिलेगी, तो वो वहाँ से क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। तो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी भी यहाँ पे क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है अपना, अगर शील्डिंग इफेक्ट में हमारे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन क्या है, कम होगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी वहाँ पे अपनी कम होगी, हम इजीली वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फोर्थ पॉइंट करेंगे, यहाँ का क्या इफेक्ट पड़ता है, पेनिट्रेशन पावर है शायद। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड। हमें पता है 4 टाइप की ऑर्बिटल्स होती है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एस, पी, डी और एफ। अब हमें पता है एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, S2। अगर इसकी हाफ फील्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और S1 हो जाएगा। ऐसी पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, और हाफ फील्ड के अंदर कितने हो जाएंगे, 3। और डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हाफ फील्ड में कितने हो जाएंगे, 5। एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और यहाँ पे हाफ फील्ड में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसमें क्या बता रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुली फील्ड की ज़्यादा होगी नॉर्मल, जिसकी है ना, मान लो यहाँ पे अगर मैं ये कह दूँ कि इसमें S0 है और एक यहाँ पे S2 प्रेजेंट है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। क्यों, यहाँ पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव मीन्स न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन क्या होगी,
ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो ऐसे ही ये बोल रहा है पी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्बिटल, अब हमारे पास में क्या है, पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में जो एलिमेंट्स या एटम्स बिलोंग करेंगे पी ब्लॉक से, उसमें क्या होगा, क्या तो हाफ फील्ड होगा या फिर फुल फील्ड होगा, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे एज कंपैरिजन टू, जैसे P2 हुआ या फिर P1 हुआ या P5 हुआ, तो उसमें क्या होगा कि ये क्या होंगे, लीस्ट स्टेबल होंगे इनके कंपैरिजन में। तो ऐसे D5 और D10 में, ऐसी F7 और F14 में। इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा है। जेड इफेक्टिव मीन्स न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है हाफ फील्ड में या फुली फील्ड में, जो कि उसको अच्छे से होल्ड करके रखता है और जो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, अपनी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने बताया हाफ फील्ड और फुली फील्ड कैसे स्टेबल होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुली फील्ड बताया है और क्या इफेक्ट डालेगी अपनी आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर में जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, एक एस ऑर्बिटल होती है, एक पी ऑर्बिटल होती है अपने पास में, एक एफ ऑर्बिटल, सॉरी डी ऑर्बिटल और एक एफ ऑर्बिटल। तो हमें पता है न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन सी होती है, एस, उसके बाद में पी, उसके बाद में डी और उसके बाद में एफ। तो अब हमें पता है न्यूक्लियस के जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी उसका क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और जो एस ऑर्बिटल होगी वो उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड होगी। तो क्या होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है फिर क्या होगी, सबसे ज़्यादा इसी की होगी। अगर मान लो P उससे सेकंड, जैसे यहाँ पे P ऑर्बिटल मेरी सेकंड शेल है, तो ये न्यूक्लियस से दूर होगी, तो न्यूक्लियस से दूर होने पे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ये फील कर पा रही है, न्यूक्लियर चार्ज ये फील कर पा रही है, ये थोड़ी ना कर पाएगी। तो जो P ऑर्बिटल है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही D की थर्ड शेल होगी, ये अपनी थर्ड शेल होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो पहली दो फील कर पा रही है वो थर्ड थोड़ी ना कर पाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहे थर्ड और फोर्थ की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो हमारे पास में एक होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि वहाँ पे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब वहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे अपनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो पेनिट्रेशन पावर में आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अगर मान लो हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले पे 1s, सेकंड में 2s, यहाँ पे 3s, तो यहाँ पे एक एक शेल इंक्रीज कर रहा है। मैंने बताया था जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे वही है, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी और लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो पेनिट्रेशन पावर के अंदर यही था। तो आज यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, आज
पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद में हमने उसके फैक्टर्स देखे कि क्या क्या आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ शेल्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो हम बोल सकते हैं साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा अपना न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन होने की वजह से वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। सेकंड में देखा था हमने, सेकंड पॉइंट क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा अपनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। थर्ड पॉइंट हमने देखा था शील्डिंग इफेक्ट। फोर्थ में हमने क्या देखा था कि हाफ फील्ड फुल फील्ड, यहाँ पे जितना हाफ फील्ड होगा फुल फील्ड होगा वहाँ पे क्या करेगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन, उसको न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन उसको बाउंड करके रखेगा और जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी अपनी इंक्रीज कर जाएगी। और हमने लास्ट पॉइंट देखा पेनिट्रेशन पावर। आई होप ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कौन सा टॉपिक करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।